आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से करेंगे जिसकी देश के हर घर में चर्चा हो रही है। आज आपको यह बताएंगे कि जब एक लड़की एक खतरनाक कातिल को अपने सपनों का राजकुमार समझने लगती है, उसके साथ शादी का सपना देखती है, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देना चाहती है, लेकिन वो कातिल अपनी उसी प्रेमिका के शरीर के 35 छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे शहर में बिखेर देता है, तब क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर कोई डेटिंग ऐप पर मिलता है और सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करता है, अच्छी बातें करता है, अपनी एक खास छवि बनाकर रखता है, तो क्या आपको ये मान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति वाकई में बहुत अच्छा होगा? क्योंकि आजकल जो चलन है वो ये कि लोग अपने कई कई चेहरे सोशल मीडिया पर लोगों के सामने रखते हैं, अपना असली चेहरा छुपाते हैं और न जाने कितने नकाब अपने असली चेहरे पर लगा लेते हैं। और सोशल मीडिया पर जो कुछ आप देखते हैं वो उनका असली चेहरा नहीं बल्कि उनका नकाब होता है। आज जब हमने इस लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया कि ये सोशल मीडिया पर क्या करता था, क्या लिखता था, तो हमने पाया कि ये लड़का अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता था। कोई भी लड़की इस तरह की बातों को देखकर पढ़कर इस लड़के के प्रति आकर्षित हो ही जाएगी। ये लड़का अक्सर महिलाओं को सम्मान देने की बातें लिखता था सोशल मीडिया पर, महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की बात करता था। एक पोस्ट में इसने एसिड अटैक में संघर्ष करने वाली महिलाओं की भी प्रशंसा की थी। यानी जो रील वाली दुनिया में इस लड़के का रूप अलग था और रियल वाली दुनिया में इस लड़के की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग थी। एक और बात, 2016 में इसने एक आर्टिकल शेयर करके बताया था कि कैसे फल और सब्जियां काटनी चाहिए, लेकिन कौन जानता था कि 6 साल के बाद यही लड़का आफताब श्रद्धा को इसी तरह से 15 टुकड़ों में 35 टुकड़ों में काट डालेगा। यह भी सोशल मीडिया पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं इसी लड़के की है। बड़ी बड़ी बातें करता था, LGBT के अधिकारों की बातें करता था, महिलाओं के अधिकारों की बातें करता था। दिवाली पर पोस्ट डालता था इस तरह की कि दिस दिवाली बर्स्ट योर ईगो नॉट क्रैकर्स। तो ये आफताब पूनावाला सोशल मीडिया पर क्या लिखता था वो आप देख लीजिए और असल जिंदगी में क्या था वो हमने आपको बता दिया। डेटिंग ऐप पर अगर आपको कोई मिल रहा है तो 1000 बार सोचिए उससे पहले कि आप उसके साथ किसी गंभीर रिश्ते में जाएं। डेटिंग ऐप पर अक्सर ज्यादातर यही देखने में आया है कि जो लोग होते हैं वो कैजुअल रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं, उनका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कोई इरादा नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए डेटिंग ऐप्स पर जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर कभी भी भरोसा करके अपनी जिंदगी के बड़े फैसले कभी मत लीजिए। अब हम आपको इंडोनेशिया के बाली में लेकर चलते हैं, बाली द्वीप पर लेकर चलते हैं, जहां आज G20 समिट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है और यह दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर की आपके सामने पहली तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 11 साल के बाद मिल रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात 11 साल के बाद हुई है। पिछली बार जब ये दोनों मिले थे उस समय बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उस मुलाकात के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते चले गए और दोनों देशों के बीच बहुत तनाव हो गया। लेकिन अब 11 साल के बाद एक बार फिर चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति इस मंच पर मिले हैं और यह ऐसा समय है जब अमेरिका में जो बाइडेन की लोकप्रियता कम हो रही है, लेकिन शी जिनपिंग लगातार मजबूत हो रहे हैं अपनी लोकल पॉलिटिक्स में और वो आजीवन अब चीन के राष्ट्रपति बने रहने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। वहां पर कुल आबादी लगभग 27.5 करोड़ है, जिसमें से 87% मुसलमान है, इस्लाम धर्म को मानने वाले, 10% ईसाई, 1.6% हिंदू और 0.7% आबादी बौद्ध धर्म की है। यानी लगभग 1.5% हिंदू वहां पर रहते हैं। यानी इस हिसाब से इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल देश है। लेकिन इस मुस्लिम बाहुल देश में भी बाली पूरी तरह से हिंदू बाहुल क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। बाली की कुल आबादी सिर्फ 43 लाख है, जिनमें सबसे ज्यादा लगभग 84% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 13.5% मुसलमान रहते हैं और 2.5% ईसाई धर्म के लोग इस द्वीप पर रहते हैं। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई उससे पहले इंडोनेशिया में 2 ही धर्मों का प्रभाव था, एक था हिंदू धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। लेकिन बाद में जैसे जैसे यहां इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता चला गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब बाली में हिंदू धर्म के लोगों के सामने धर्म परिवर्तन का संकट आ गया।
इंडोनेशिया वही देश है जिसका जिक्र पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक बयान में किया था। उस समय उन्होंने भारत के करेंसी नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी देवी की प्रतिमा को अंकित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए हमारे रुपए के नोट पर, और कहा था कि जब इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश होकर वहां के करेंसी नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छाप सकता है तो हमारा देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने कहा था। और बहुत सारे लोगों ने तब यकीन भी कर लिया था। आज हमने इस दावे का एक फैक्ट चेक किया है। हमारे देश में नकली फैक्ट चेकर्स तो बहुत बनकर घूम रहे हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी हैं जो अपने आप को फैक्ट चेकर बताते हैं, लेकिन वो फैक्ट चेक करते नहीं हैं, वो नकली फैक्ट चेकर होते हैं। लेकिन हमने इस दावे को का फैक्ट चेक किया है और देखिए क्या है। हकीकत यह है कि भगवान गणेश की तस्वीर वाले जिन नोटों को लेकर इंडोनेशिया की भारत में तारीफ अक्सर की जाती है, वो नोट इंडोनेशिया में वर्ष 2008 में ही बंद हो चुके हैं। यानी आज इंडोनेशिया की किसी भी मुद्रा पर भगवान गणेश की तस्वीर नहीं है। वर्ष 1998 में इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक ने 20,000 रुपए का एक नोट जारी किया था, 20,000 रुपए का, जिस पर गणेश जी की तस्वीर थी। लेकिन उस समय बहुत ही निर्धारित संख्या में ऐसे कुछ खास नोट छापे गए थे, बहुत कम कंट्रोल्ड संख्या में। और फिर 2008 में इन नोटों को बंद भी कर दिया गया था और तब कहा गया था कि जिन लोगों के पास ऐसे नोट हैं वो वर्ष 2018 तक इन्हें बैंकों में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक और बात, इंडोनेशिया में 6 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, 6 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए वहां नोटों पर अलग अलग धर्मों के प्रतीक चिन्हों की तस्वीरें अंकित करने की परंपरा पहले से रही है। वहां हर धर्म के तस्वीरें जो हैं उनके देवी देवताओं की, भगवान की तस्वीरें छपती रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की ही छप रही है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे देश में सरकार किसी खास मौके पर किसी भगवान या किसी नेता या किसी क्रांतिकारी या फिर किसी दिवंगत नेता की तस्वीर वाली कोई खास डाक टिकट जारी करती है। हमारे यहां भी डाक टिकट के मामले में ऐसा होता रहता है। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती है और इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और हम भी आज आप सबकी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनका जन्मदिन है। लेकिन भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज जवाहरलाल नेहरू को उनकी इस जयंती पर तोहफे में फूलों वाला नहीं बल्कि 5 भूलों वाला एक लेख गिफ्ट दिया है, जो कांग्रेस पार्टी और नेहरू परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, चुभा होगा उनको। इस बात का जिक्र उन्होंने 24 जुलाई 1952 को भारत की संसद में दिए अपने ही एक भाषण में किया था और इसमें पंडित नेहरू कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने पहली बार जुलाई 1947 में कश्मीर के भारत में विलय की बात कही थी। लेकिन तब यह प्रस्ताव अनौपचारिक था, लेकिन अगर नेहरू इसे गंभीरता से लेते तो शायद कश्मीर आजादी के साथ ही भारत में उसका विलय हो जाता और 1947 में वहां पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात कभी ना बनते। ऐसा पंडित नेहरू ने कहा है। 21 अक्टूबर 1947 को भी उनका एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि इट विल प्रोबेबली बी अनडिजायरेबल टू मेक एनी डिक्लेरेशन ऑफ अडेशन टू द इंडियन यूनियन एट दिस स्टेज। 21 अक्टूबर 1947 को पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री MC महाजन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें वो कहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत में कश्मीर के विलय की घोषणा करना संभव नहीं है। यानी इस लाइन से आपको यह पता चलेगा कि महाराजा हरि सिंह नेहरू को कश्मीर के विलय के लिए कह रहे थे, लेकिन नेहरू अलग अलग कारणों से इसे बार बार टाल रहे थे। अब बड़ी बात यह है कि क्यों टाल रहे थे। तीसरी उनकी गलती थी कश्मीर पर बार बार जनमत संग्रह की बात करना ताकि शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक जड़ें और ज्यादा मजबूत हो सके। 25 नवंबर 1947 को पंडित नेहरू ने भारत की संसद में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के साथ समझौता करके कश्मीर का भारत में विलय नहीं करना, बल्कि हम आम लोगों से उनका मत जानकर कश्मीर का फैसला करना चाहते हैं और भारत कश्मीर को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने नेहरू की इसी भूल का फायदा उठाया और कश्मीर पर हमला बोल दिया। चौथी भूल थी शेख अब्दुल्ला से दोस्ती के लिए महाराजा हरि सिंह का लगातार विरोध करना।
20 मई 1947 को कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि महाराजा हरि सिंह भारत में कश्मीर के विलय को लेकर बहुत गंभीर थे और वो चाहते थे कि भारत इस पर जल्द से जल्द फैसला ले। लेकिन नेहरू को लगता था कि अगर उन्होंने विलय को मंजूरी दे दी तो इससे उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला की राजनीति को जबरदस्त नुकसान होगा। असल में आजादी से एक साल पहले 1946 में शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उनका मकसद था महाराजा हरि सिंह को वहां से हटाकर खुद को कश्मीर की सत्ता में स्थापित करना। यह हिंदू मुसलमान सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने किया था। एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह एक डोगरा राजा थे और डोगरा होने के नाते उनका भी कश्मीर पर उतना ही अधिकार था जितना किसी और नागरिक का। लेकिन शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर जो है वो मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही रहे और उस पर मुसलमानों का ही शासन रहे। इसलिए वो धार्मिक आधार पर महाराजा हरि सिंह को वहां से हटाना चाहते थे कि एक हिंदू राजा हम पर राज नहीं कर सकता। और जवाहरलाल नेहरू पीछे से शेख अब्दुल्ला की मदद कर रहे थे ये सब करने में, जबकि महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर का भारत में पहले विलय हो जाए और शेख अब्दुल्ला उनके खिलाफ ये आंदोलन ना चलाएं और बाद में वो शेख अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते। लेकिन नेहरू ने शेख अब्दुल्ला का साथ दिया और महाराजा हरि सिंह के बार बार कहने पर भी कश्मीर के विलय के प्रस्ताव पर वो अपनी सहमति दे नहीं रहे थे, क्योंकि महाराजा हरि सिंह वो नहीं कर रहे थे जो नेहरू चाहते थे। और पांचवी भूल ये थी नेहरू की कि कश्मीर की विलय की बजाय शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए महाराजा हरि सिंह पर वो दबाव बनाते रहे। यानी कश्मीर को लेकर नेहरू की जो नीति थी उसका मकसद था शेख अब्दुल्ला फर्स्ट और इंडिया सेकेंड।